Hello friends, class 10th physics, chapter 3rd, sources of energy. We have already discussed about in previous video conventional source like petroleum and coal. Today I will discuss about natural gas. सीधे आते हैं टॉपिक पर, तो आते हैं नेचुरल गैस पे. क्या है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. इसमें हम आते हैं नेचुरल गैस पे. नेचुरल गैस क्या है? आपका जो नेचुरल गैस होता है, नेचुरल गैस ऑकर्स डीप अंडर crust of the earth either alone or along with fuel. Above the deposits of पेट्रोलियम. हमारा क्या है नेचुरल गैस? क्या है नेचुरल गैस? जो है आपके अर्थ के अंदर, क्रस्ट के डीप अंडर द अर्थ के अंदर क्या है, या तो एलोन अवस्था में पाया जाता है, या तो सिर्फ केवल गैस ही होगा, या फिर जो पेट्रोलियम होता है उसके एबव में, उसके जस्ट ऊपर हमारा होता है. तो या तो एलोन अवस्था में भी मिलता है, या फिर एलॉन्ग विथ फ्यूल, जो हमारा फ्यूल है उसके जस्ट एबव होता है, जहां पे हमारा पेट्रोलियम डिपॉजिट्स होता है उसके ऊपर होता है. तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? इट कंसिस्ट मेनली मीथेन एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्या होता है इसमें? इथेन एंड प्रोपेन. ठीक है ना? इसमें जो मेनली होता है, जो हमारा नेचुरल गैस है, किससे मिलकर बना होता है? इसमें मीथेन लार्ज अमाउंट में होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आपका इथेन एंड प्रोपेन होता है. यहाँ मीथेन का परसेंटेज क्या होता है? मीथेन का फार्मूला होता है CH4. ठीक है ना? ये कितना होता है? 95% होता है, और बाकी 5% में इथेन एंड हमारा प्रोपेन होता है. ठीक है ना? तो हमारा जो मीथेन होता है ये 95% है. इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है. मीथेन कितनी होती है आपका? 55 किलो जूल पर आपका ग्राम होता है. इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? हाई होती है. अब हमारा जो नेचुरल गैस होता है फॉर्म कैसे होता है? तो लिख सकते हैं नेचुरल गैस फॉर्म्ड deep under the earth by decomposition of vegetable matter lying under the water. It decomposition carried out by anaerobic bacteria. हमारा जो नेचुरल गैस कैसे फॉर्म होता है? जो नेचुरल गैस है हमारा ये अर्थ के अंदर जो होता है, ये जनरली क्या होता है? वाटर के अंदर जो हमारा वेजिटेबल मैटर था वो डिकम्पोज होता है. किसके द्वारा? आपका एक आपका होता है एनरोबिक बैक्टीरिया, जो जल में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो उनको डिकम्पोज करता है, तो उससे हमारा नेचुरल गैस फॉर्म होता है। तो ये हम हो गया नेचुरल गैस क्या है उसके विषय में जान लिए। अब इसके जो मेन
यूज क्या है। हम आते हैं यूजेज ऑफ नेचुरल गैस की, ठीक है ना, इसको कॉपी पे राइट कर लीजिए। अब आते हैं यूजेज ऑफ नेचुरल गैस। हमारा जो नेचुरल गैस है क्या है, हाइड्रोकार्बन से बना होता है, ठीक है ना। मेनली इसमें क्या होता है, मीथेन होता है। तो हम इसके यूज क्या क्या है, तो यहाँ पे यूज लिख देते हैं। फर्स्ट यूज क्या है, नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रीज। एक फ्यूल के रूप में यूज होता है जो डोमेस्टिक में भी होता है और इंडस्ट्री में भी होता है, ठीक है ना। अब सेकेंड आता है नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में किस लिए यूज होता है, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड आता है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको क्या बोलते हैं, CNG बोलते हैं, जो काफी पॉपुलर है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एट प्रेजेंट टाइम, ठीक है ना। ये हमारा जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जो इसी का फॉर्म है, वो क्या करते हैं, इसको कंप्रेस कर देते हैं इस नेचुरल गैस को, जिसको हम यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वहां यूज करते हैं। और इसका यूज होता है आपका थर्मल पावर प्लांट में, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी में, और इसका यूज होता है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्री में, ठीक है ना। डोमेस्टिक में क्या है, किस लिए होता है, कुक फूड के लिए होता है, फूड को कुक करने के लिए यूज किया जाता है। और इंडस्ट्री में बड़ी बड़े आपके मोटर या जनरेटर जो भी होते हैं, उनको हीट एनर्जी दिया जाता है, हीट एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, ताकि बड़े बड़े कंपनियों में प्रोडक्शन किया जा सके गुड्स का। अब हम आते हैं यहाँ पे एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस। यहाँ पे हम ले लेते हैं एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस। इसके एडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट क्या है, इट इज ए कंप्लीटली फ्यूल or is used for home and industry purpose or heating. Second क्या, it burns स्मोक लेस फ्लेम। इसमें कोई भी स्मोक नहीं होता जब जलता है तो। थर्ड क्या है, इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, अबाउट 50 किलो जूल पर ग्राम। अब क्या है इसका फोर्थ पॉइंट, क्या हो सकता है, it does not cause एयर पोल्यूशन। इसमें कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं होता है। इट बर्न्स हार्मलेस without giving out harmless gases, ठीक है।
अब इसका आपका एडवांटेज हो गया, इसका एक एडवांटेज और भी लिख देते हैं, इट कैन बी सप्लाई इंडस्ट्री, इट कैन बी, यहां पे लिख सकते हैं इजी, इट कैन बी इजिली सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन इन इंडस्ट्री। इसको हम पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई भी कर सकते हैं। ये बर्न्स होता है विदाउट हार्मलेस गैस के, जब ये बर्न्स होता है तो कोई भी गिविंग आउट हार्मलेस गैस नहीं होती है। इट डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, ये एयर में कोई पोल्यूशन नहीं करता है, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई रहती है, लगभग 50 किलो जूल पर ग्राम है, ठीक है ना। रेंज आपका 30 to 50 है, मैंने इसका मैक्सिमम रेंज लिख रखा। इट बर्न्स द स्मोकलेस फ्लेम, इसमें कोई भी स्मोक लेस फ्लेम होता है, इसमें कोई भी धुआं नहीं निकलता है, और ये कंप्लीटली एक फ्यूल है जिसको हम होम और इंडस्ट्री पर्पज में हीटिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडवांटेज। अब नेक्स्ट आता है, इसमें एक वर्ड मैंने यूज किया था थर्मल पावर प्लांट, तो हम थोड़ा सा थर्मल पावर प्लांट के विषय में जान देते हैं कि थर्मल पावर प्लांट होता क्या है। अब आते हैं थर्मल पावर प्लांट, हमने एक यहाँ पे फिगर बना रखा है। तो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, पहले इसके विषय में जान लें। ए पावर प्लांट, a power plant in which the heat required to make steam and steam drive to क्या लिख सकते हैं, ड्राइव टर्बाइन्स टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। The heat obtained by burning of fuels like coal, oil, or natural gas is called thermal power प्लांट। जो इसका फंक्शन है, इसी के आधार पर इसका डिफिनेशन है, क्या है, ये पावर प्लांट जहां पे, ऐसा पावर प्लांट जहां पे क्या हो, हीट का रिक्वायर्ड हो, जहां पे क्या है, हीट का रिक्वायर्ड हो। और हीट क्या करती है, ये मेक करती है स्टीम को, ठीक है ना। हीट रिक्वायर्ड टू मेक स्टीम, एक स्टीम बनाती है, और स्टीम क्या करता है, द स्टीम ड्राइव टर्बाइंस, ये क्या करता है, टर्बाइंस को ड्राइव करता है टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। अब इससे क्या होता है, हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। द हीट ऑब्टेन, जो हमारा यहाँ पे हीट जो ऑब्टेन होता है, किससे होता है, बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ये आपका बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है, कौन सा फ्यूल्स है, आपका फॉसिल फ्यूल्स है, लाइक या कोल होगा या ऑयल होगा या नेचुरल गैस होगा। अगर इस तरह का कोई पावर प्लांट है जो कि हीट के द्वारा जो स्टीम प्रोड्यूस होता है, उसके थ्रू अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके फंक्शन पे आते हैं। इसका फंक्शन क्या है, हमारा एक वाटर चैम्बर है, ये हमारा क्या, एक वाटर चैम्बर है, इसमें हमारा वाटर फिल है। अब इसको हम एक फर्नेस यानी भट्टी है जिससे हमको हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम नेचुरल गैस को बर्न करके या ऑयल को बर्न करके या कोल को बर्न करके किसी भी थ्रू हमको यहाँ पे हीट जनरेट करना है। अब हीट क्या करेगा, जब वाटर को हीट करेगा तो क्या बनेगा, स्टीम बनेगा। स्टीम क्या होगा, स्टीम का एक पाइप होता है, पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा, एक टरबाइन चैम्बर में जाएगा। हमारा क्या है, एक टरबाइन चैम्बर है। टरबाइन क्या होता है, एक रोटेटिंग पार्ट होता है, ठीक है ना, एक रोटेटिंग डिवाइस होता है, उसको हम बोलते हैं टरबाइन। अब ये स्टीम, एक क्या होता है, हाई प्रेशर स्टीम होता है, हाई प्रेशर स्टीम। जो यहाँ से हाई प्रेशर स्टीम है, इस पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा, इस टरबाइन चैम्बर में जाएगा। ये क्या करेगा,
यहाँ से निकलने का प्रयास करेगा। तो निकलने के लिए क्या करेगा, इस टरबाइन को रोटेट करता है। जब ये टरबाइन रोटेट होती है तो जो स्पेंट आपका स्टीम बचता है, यानी जो स्टीम बच जाता है इसको रोटेट करने के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका स्टीम है इस टरबाइन को रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो किससे, शाफ्ट से जुड़ा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने अल्टरनेटर लगा होगा। अल्टरनेटर क्या है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हमने इसके सेकेंड जो फिजिक्स का आपका जो सेकेंड चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हमने अल्टरनेटर का जिक्र भी किया है। तो वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं कि अल्टरनेटर का फंक्शन क्या। तो अल्टरनेटर क्या करता है, अब यहाँ पे अल्टरनेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैंने ये बना रखा है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिसिटी। यहां से ये जो शाफ्ट क्या करता है, ये जब इसको रोटेट करेगा तो इसी शाफ्ट से जुड़ा हमारा अल्टरनेटर। मैंने क्या है, जब कोई भी मूविंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, तो यहां से हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और जो हमारा स्पेंट आपका स्टीम है यहाँ पे फिर आता है, यहाँ पे एक कूलिंग सेक्शन होता है। कूलिंग सेक्शन में क्या होता है, फिर एक कूल्ड होता है। कूल्ड होने के बाद क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट होता था, फिर ये वाटर में आपका रिसाइकल होता रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टीम बनता है, स्टीम से टरबाइन चलती है। लेकिन ये स्टीम बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, स्टीम बनाने के लिए चाहिए हमको हीट। और हीट कहाँ से आता है, हीट बनाने के लिए हमको कोई भी फाजिल फ्यूल्स को हमको बर्न करना पड़ता है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो कोल हो, या फिर वो नेचुरल गैस हो। तो जहाँ पे इस तरह का हो, जहाँ पे हीट रिक्वायर्ड हो, और हीट रिक्वायर्ड को फुलफिल करने के लिए हमें फाजिल फ्यूल्स को बर्न करना पड़े, तो ऐसे पावर प्लांट को जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में और आते हैं, अब यहाँ पे आते हैं पोल्यूशन कॉजेज बाय फाजिल फ्यूल्स। जो हमारे फाजिल फ्यूल्स हैं कौन कौन से हैं, आपका कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस। इससे क्या पोल्यूशन होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट देख लेते हैं क्या, द बर्निंग ऑफ fossil fuels produce acidic gases in the air like oxide of sulfur and नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या है, द बर्निंग ऑफ फाजिल फ्यूल्स प्रोड्यूस एसिडिक गैस। यहाँ पे हमारा जब फाजिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं तो उससे हमारी एसिडिक गैस भी निकलती है, जो कि हमारी एयर में पॉल्यूट करती है, हार्मफुल गैस है। ये कौन से फॉर्म में होती है, या तो सल्फर का ऑक्साइड होता है या तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है। ये कैसे हमारा पॉल्यूट करती है, एक जिनके ऑक्साइड है, चाहे सल्फर के ऑक्साइड हो या नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो, एयर में क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। और रेनिंग सीजन में क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सल्फरस एसिड या नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। कोई भी एसिडिक जब रेन होती है तो क्या होता है, रिवर में जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनको क्या करता है, वहां पे उनके लिए हार्मफुल हो जाता है, ठीक है ना। वहां पे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, अगर हाई एसिडिक अगर रेन हो गया तो वहां पे एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, आपके डेड हो जाते हैं। तो सेकेंड इसमें कॉज ये हो गया। सेकेंड आपका पोल्यूशन का कॉज क्या है, the burning of fossil fuels produce carbon dioxide which goes to air। ये क्या करता है, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है कहाँ पे, जो एयर में जाती है। एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नॉट हार्मफुल फॉर अस, लेकिन अगर इसके लॉन्गर समय तक अगर इसका उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, अगर एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर एक्सेसिव CO2 है तो क्या करेगा,
ये हमारा इफेक्ट ऑन ग्रीन हाउस। इससे क्या होगा, अगर एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो एयर में जाके क्या करेगा, इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है ना। जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग वर्ड आता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमको उसके आपकी उत्सर्जन पे क्या होता है, रोक लगाना, स्टॉप लगाना या कम करना है, उसके लिए गवर्नमेंट काफी जोर दे रही है। तो यहाँ पे क्या है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर एक्सेसिव हो रहा है CO2 अगर एयर में, तो इससे क्या होगा, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, दैट इज हार्मफुल फॉर ऑल, हम सभी के लिए ये हार्मफुल है, लाइव ऑन द अर्थ। अब थर्ड आते हैं, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल। ये क्या करता है, या लिख सकते हैं प्रोड्यूस स्मोक। Which is polluted in air। ये क्या करता है, एयर को पोल्यूट करता है। अगर जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, अगर कोल लाइक कोल अगर ले लें तो क्या करता है, ये स्मोक प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। स्मोक क्या करता है, ये एयर को पोल्यूट करता है। अगर और फोर्थ ले लें क्या होगा, यहाँ पे कोल लिख लेते हैं, द बर्निंग ऑफ कोल a large amount of ash behind, ठीक है ना। जो बर्निंग ऑफ कोल है क्या हो, ये आपका रॉक पैदा करता है, किसके अपने पीछे जब ये बर्न होता है तो लीव ए लार्ज अमाउंट ऑफ एश बिहाइंड, ठीक है ना। यहाँ पे बिहाइंड की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपके पोल्यूशन कॉज्ड बाय द फॉसिल फ्यूल्स। क्या, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, ठीक है ना, जब हम उसको बर्न करते हैं तो उसमें एसिडिक गैसेस या हार्मफुल गैसेस होती हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सेसिव है तो भी हमारे लिए हानिकारक है, उससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा एनवायरनमेंट का। थर्ड, अगर जो कोल होता है, अगर कोल क्या फॉसिल फ्यूल्स में आता है, अगर उसको बर्न करते हैं तो उसमें उसके पीछे एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऐश होता है, उसमें ऐश राख निकलती है और वो स्मोक के साथ जलता है। जो स्मोक क्या करता है, स्मोक एयर में जाके क्या करती है, एयर को पोल्यूट करती है, विच इज पोल्यूटेड इन द एयर। क्लियर है। तो ये आ गया आपका पोल्यूशन कॉज्ड बाय द फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोलिंग पोल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। हमारा जो फॉसिल फ्यूल से जो पोल्यूशन होता है, इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या क्या वे है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ राइट किया, देखिए, द पोल्यूशन ऑफ एयर। जो भी पोल्यूशन होता है फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, बर्न होता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो जो भी हार्म गैस होंगे कहाँ जाएंगे, एयर में, तो एयर को पोल्यूट करता है। तो पोल्यूशन ऑफ एयर कॉज्ड बाय बर्निंग क्या होगा, या तो पेट्रोलियम बर्न होगा या फिर कोल बर्न होगा। तो जब पेट्रोलियम लाइक पेट्रोल एंड डीजल इन व्हीकल्स, जब हम व्हीकल्स में हम पेट्रोल और डीजल यूज करते हैं, तो द पोल्यूशन ऑफ एयर कॉज्ड बाय बर्निंग पेट्रोलियम लाइक पेट्रोल डीजल इन व्हीकल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय, यहाँ पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय फिटिंग ऑफ कैटालिटिक converter in the vehicles। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हम कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करते हैं व्हीकल्स में। एक कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, जो हमारा जब बर्न, हमारा फ्यूल जब हमारा बर्न होता है तो क्या होता है, जनरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए हार्मफुल गैस नहीं है। यहाँ पे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर जनरेट हो रहा है तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को
ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज करता है। और अगर ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ठीक है ना, तो उसको नाइट्रोजन गैस में चेंज करता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है इट इज हार्मफुल फॉर अस, बट जो नाइट्रोजन गैस इज नॉट हार्मफुल फॉर अस एंड इट इज नॉट हार्मफुल फॉर इन द एयर, ठीक है ना। तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में चेंज करता है, जो कि हमारा एयर को पॉल्यूट न कर सके, हमारा एयर पोल्यूशन को रोके, कंट्रोल करे। तो एक तो ये है कि कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करना चाहिए अगर व्हीकल्स है तो, ठीक है ना। सेकेंड है कोल इन द थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे क्या है, द पोल्यूशन ऑफ द एयर काइज बाई बर्निंग। यहाँ पे ये वाली लाइन मैंने कॉमन लिख रखा है, ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। द पोल्यूशन ऑफ एयर काइज बाई बर्निंग कोल इन द थर्मल पावर प्लांट्स कैन बी कंट्रोल बाई, यहाँ पे कैसे कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल बाई वॉशिंग डाउन ऑफ smoke and stick gases by water स्क्रबर। यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा थर्मल पावर प्लांट में अगर जो कोल यूज करते हैं, ठीक है ना, थर्मल पावर प्लांट में जस्ट पीछे डिस्कस किया था, उसमें क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं स्टीम जनरेट करने के लिए। स्टीम को मेक करने के लिए हम हीट प्रोड्यूस करते हैं ताकि वाटर से हमको स्टीम बनाया जा सके। तो वहां पे जो कोल हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा स्मोक भी होता है और एसिडिक गैस भी फाउंड होती है। तो इसको क्या करते हैं, वाटर यानी जेट वाटर के थ्रू क्या करते हैं, इसकी सफाई करते हैं ताकि स्मोक और जो एसिडिक गैस है वो नीचे हमारा बैठ जाए, इकट्ठा हो जाए, और इसको हम डेली उसको एक पीरियडिकली टाइम पे हम वॉश करते रहते हैं। तो इसके थ्रू कर सकते हैं। और एक आता है द पोल्यूशन ऑफ एयर काइज बाई बर्निंग कोल इन द थर्मल पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज। जब हम थर्मल पावर प्लांट्स या फैक्ट्रीज में जब हम कोल को बर्न करते हैं तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाई इंस्टॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। इन द चिमनीज, ठीक है ना। जो थर्मल पावर प्लांट और फैक्ट्री में जब हम कोल को बर्न करते हैं तो उनकी जो चिमनी बनी रहती है, ठीक है ना, जो चिमनी होती है जहां से हमारा स्मोक बाहर आता है, तो वहां पे हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ये क्या करता है, जो कि आपके कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं या जो ऐश होता है, जो राख होती है, उसको क्या करता है, उसको प्रेसिपिटेट करता है, यानी उसको बाहर एयर में जाने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो हम यहाँ पे क्या है, हमारा जो कंट्रोलिंग पोल्यूशन कॉज बाई फॉसिल फ्यूल्स है, वहां पे अगर व्हीकल्स में अगर हम डीजल पेट्रोल या पेट्रोलियम ऑयल यूज कर रहे हैं तो वहां पे व्हीकल्स में हम कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में चेंज करता है, जो कि हार्मफुल नहीं है और वो एयर को पोल्यूट नहीं करता है। और सेकेंड में जो कोल थर्मल पावर प्लांट में जो यूज करते हैं, या तो हम वाटर स्क्रबर यूज करते हैं, ठीक है ना, बाई वाटर के थ्रू हम इसको वॉशिंग डाउन करते हैं, धोते रहते हैं पीरियडिकली। और या चिमनी के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स यूज करते हैं, जो कि ऐश और कार्बन पार्टिकल्स को ये आपको नीचे प्रेसिपिटेट करता है, यानी नीचे कलेक्ट करता है, और इसको हम पीरियडिकली यूज करते हैं ताकि हमारा एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। आते हैं हम इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जो इंडस्ट्री है हमारी, ये क्या है, क्योंकि हम बेटर लाइफ जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेटर लाइफ जीने के लिए क्या होता है, हमारे दिनों पे दिन हमारे इंडस्ट्री फैक्ट्रीज की संख्या क्या होती है, बढ़ती जा रही है। अगर इंडस्ट्री की संख्या अगर बढ़ रही है तो उससे क्या होगा, हमें एनर्जी की जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ता जा रहा है। इस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए हमारा जो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी मोस्टली क्या है, हमारा पेट्रोलियम है, कोल है और नेचुरल गैस है। ये क्या अंडर द अर्थ है, ये डिपॉजिट्स है हमारे अर्थ के अंदर में, तो एक लिमिटेड स्टॉक है। अगर ये हमारा जिस तरह से इंडस्ट्री की संख्या हमारी बढ़ रही है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, एक समय ऐसा होगा कि इट में भी गेट एग्जॉस्टेड, हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स क्या होंगे,
ये समाप्त हो जाएंगे। तो उनकी जरूरत पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। तो अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ जो एनर्जी है, जो हमारा अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी है रिक्वायर्ड, ये हमें क्यों जरूरत है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ऐसे हमारे कौन कौन से रीजन है जिसमें कि हमको अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है ना, हमें इसकी रिक्वायर्ड है। तो हमारा फर्स्ट रीजन क्या हो सकता, फर्स्ट रीजन है हमारा द फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व अंडर द अर्थ और क्या है हमारा ये लिमिटेड है। द फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व अंडर द अर्थ आर लिमिटेड। पहला तो रीजन ये है कि हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स है वो अर्थ के अंदर में क्या है, रिजर्व जो है वो लिमिटेड है। इट में गेट exhausted soon if it be used continue at current rate, ठीक है ना। द फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व अंडर द अर्थ आर लिमिटेड, इट मे गेट एग्जॉस्टेड सून। एक बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है यदि जिस करंट रेट पे अगर इसी तरह कंटिन्यू अगर यूज होता रहा तो हमारा ये बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है। तो इसको हमको लॉन्गर समय तक चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी की। तो फर्स्ट रीजन तो ये है। सेकेंड रीजन क्या, आपका सेकेंड रीजन क्या है, by using of alternative source of energy, sources of energy reduce pressure, क्या है, reduce pressure on the fossil fuels, so it can be used for a longer time in फ्यूचर। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्रेशर रिड्यूस करता है। जो भी हमारा फॉसिल फ्यूल्स या कन्वेंशनल सोर्स के ऊपर प्रेशर है, जो नीड है आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट इतना तेज बढ़ता जा रहा है, तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का भी यूज करते हैं, जो कि ये रिड्यूस प्रेशर करता है फॉसिल फ्यूल्स पे। जो एग्जॉस्ट हो रहा है उस प्रेशर को ये रिड्यूस करता है ताकि हम इसको लॉन्गर समय के लिए फ्यूचर में यूज कर सकें। थर्ड क्या है, बाय यूजिंग ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यहां पे जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है द पोल्यूशन ऑफ burning fossil fuels can be avoided। अगर हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कर रहे हैं तो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से जो हमारा पोल्यूशन है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं।
क्योंकि जो हमारा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें जो पोल्यूशन है लगभग नल है, ना के बराबर है। इसके किसके कंपैरेटिवली में आपका फॉसिल फ्यूल्स का, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स में हमको हार्मफुल गैस भी मिलती है, एस भी मिलता है, स्मोक भी मिलता है, जो कि हमारा एयर में जाके पोल्यूट करता है, जो हमारे लाइफ को हार्मफुल बनाता है, ठीक है ना। तो ये इससे हमको काफी राहत मिलती है। तो हमारा जो अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी है ये रिक्वायर्ड क्यों है? बिकॉज द फॉलोइंग रीजन क्या क्या है? इसके फॉलोइंग रीजन ये है जिसकी वजह से हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को हम यूज करते हैं। तो सेकेंड हम अब आते हैं, अभी हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़े, अब हम आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे अब आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसको हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज आल्सो कॉल्ड द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो व्हाट इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो यहाँ पे हम डिफिनेशन लिख देते हैं, दो सोर्सेस ऑफ एनर्जी those sources of energy which are not based on burning fossil fuels and splitting atom of nuclear fuels are called alternative sources of एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। दो सोर्स ऑफ एनर्जी यानी मीन्स वह सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग के बेस पे ना हो, यानी जो फॉसिल फ्यूल्स जिसमें हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते थे उस बेस पे हो ना हो, उस बेस पे आधारित ना हो, और ना ही कोई न्यूक्लियर फ्यूल्स हो। यानी न्यूक्लियर फ्यूल्स को छोड़ के और फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ के जो आपका सोर्स इस्तेमाल होता है एनर्जी के लिए, हम उसको जनरली अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूल्स है और जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स है क्या है, इट मे गेट एग्जॉस्टेड, एक समय में लॉन्गर समय में यूज करने में क्या होगा, धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा। ये दोनों फ्यूल्स क्या हमारे एग्जॉस्ट होने वाले फ्यूल्स हैं, इसका मतलब एक एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। इसको हम आल्सो कॉल्ड द नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसको हम बोलते हैं, या नॉन की जगह बल्कि इनएग्जॉस्टिबल कर लीजिए। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। अब इसमें एग्जांपल है तो क्या क्या आएगा, ऐसे कौन कौन से एनर्जी है? पहला आपका आएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हाइड्रो पावर प्लांट के भी नाम से जानते हैं। सेकेंड आपका आता है विंड एनर्जी, आपका सोलर एनर्जी, आपका होगा ओशियन थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सी वेव एनर्जी एंड बायो मास एनर्जी। दीज आर द सेवरल एग्जांपल फॉर द अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी। हम यहाँ पे जो एग्जांपल है अब एक एक करके हम सबके विषय में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ये आपका जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारा एग्जॉस्ट ना हो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। तो दो सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर नॉट बेस्ड ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड splitting atom of nuclear fuels are called alternative source of energy, जो कि ना तो फॉसिल फ्यूल्स हो और ना ही आपका न्यूक्लियर फ्यूल्स के बेस पे
आधारित हो, तो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। हम आते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे। अब यहाँ पे क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम हाइड्रो पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रो पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्शन बना रखा है, क्या हमारा डैम है, यहाँ पे हमारा क्या वाटर स्टोर है। यहाँ पे वाटर स्टोर है तो क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। जब हम यहाँ से ओपन करते हैं तो क्या होता है, ये फ्लोइंग वाटर होता है। फ्लोइंग वाटर में क्या होता है, फ्लोइंग वाटर में काइनेटिक एनर्जी होगा। एक काइनेटिक एनर्जी का क्या करते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, एक टरबाइन चैम्बर में जाके उस टरबाइन को रोटेट करती है। जब ये रोटेट करेगी तो क्या होगा, जब ये रोटेट करेगी तो ये क्या है आपका, ये सॉफ्ट, ये क्या है सॉफ्ट। इसी सॉफ्ट से क्या मेरा अल्टरनेटर भी अटैच है। जब ये टरबाइन रोटेट करेगा तो ये सॉफ्ट भी रोटेट करेगा। सॉफ्ट जब रोटेट करेगा तो क्या होगा, अल्टरनेटर में जो आपका कॉइल्स या कंडक्टर क्या है वो भी रोटेट करेगा। किसमें, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई भी मूविंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फ्लोइंग वाटर का यूज करते हैं। अब फ्लोइंग वाटर के लिए क्या करेंगे, हम पहले वाटर को स्टोर करेंगे। वाटर को स्टोर करके ये हाई प्रेशर में जब वाटर रहता है, जब यहाँ पे हम यहाँ से क्या होगा, एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हाई स्पीड में जब फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये टरबाइन को रोटेट करेगा और जो एक्सेस वाटर क्या होगा, ये ड्रेन आउट से फिर हमारा बाहर निकल आता। तो हम यहाँ पे वाटर एनर्जी को यूज करते हैं। यहाँ पे कौन सा एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। तो हाइड्रो पावर प्लांट क्या है, लिख सकते हैं द पावर प्लांट produces electricity by using flowing water to rotate turbine is called hydropower plant or hydroelectric power plant। ठीक है ना। The power plant produces electricity by using of flowing water to rotate turbine is called हाइड्रो पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसको हम हाइड्रो पावर प्लांट या यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि हम वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी मेक कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वाटर है हमारा क्या है, इसमें डैम में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वाटर है। ठीक है ना। इसमें वाटर में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ओपन करते हैं तो क्या होता है, वाटर एक प्रेशर के साथ बाहर आता है। तो उसके साथ क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। अभी हम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर टरबाइन को रोटेट करती है, मीन्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है। फर्दर क्या होता है, आपका जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे अल्टरनेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। ठीक है ना। यहाँ पे केवल एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। ठीक है ना। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वाटर की, वो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या है, पावर प्लांट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग अ फ्लोइंग वाटर टू रोटेट टरबाइन इज कॉल्ड द हाइड्रो पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, द फ्लोइंग ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द फ्लोइंग ऑफ वाटर ऑन द बेस्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसी बेस्ड पे हम टेक्नोलॉजी को यूज करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी किससे तैयार कर रहे हैं, वाटर से। ठीक है। तो आपका आप यहाँ पे आते हैं इसके कुछ एडवांटेज पे और हमारा कुछ डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि हम जो डैम यहाँ बना रहे हैं, तो डैम जो रिजर्वायर है इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। हम आते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। अभी हाइड्रो पावर प्लांट क्या है,
हाइड्रो पावर प्लांट converts the potential energy of stored water पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हैं वाटर stored in reservoir of a tall dam into इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट से क्या करता है, हाइड्रो पावर प्लांट जनरली कन्वर्ट करता है जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर जो स्टोर है आपका टॉल डैम जो रिजर्वायर है उसमें जो आपका वाटर स्टोर है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं एडवांटेज ऑफ जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हमारा एडवांटेज क्या क्या, ठीक है ना। हमारा जो हाइड्रो पावर प्लांट है इससे क्या होता है, हमको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है इसके एडवांटेज क्या क्या। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी by using of flowing water does not the cause of इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्लोइंग वाटर से, और फ्लोइंग वाटर से कोई भी हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन डज नॉट कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड जो है आपका इट इज ए रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। renewable sources of energy, it will never get exhausted। क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है ये जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होगी। क्योंकि वाटर क्या, हमारा जो वाटर यहाँ पे डैम में कलेक्ट था वो फिर पोटेंशियल एनर्जी को जब हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके हम फ्लोइंग वाटर को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, तो फिर हमारा रेनिंग सीजन में क्या होता है, हमारा फिर रेन के थ्रू क्या होता है, फिर डैम में वाटर स्टोर किया जा सकता है। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। तो ये एक तरह से एग्जॉस्टेबल नहीं है, एग्जॉस्टेड नहीं होगा, इट विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड। ये क्या होगा, ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। तो एक तरह से रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। थर्ड आते हैं the construction of dam on the rivers। जो रिवर्स के ऊपर डैम बनाते हैं क्या करता है, टू हेल्प्स द कंट्रोलिंग फ्लड्स and irrigation।
जो हमारा कंस्ट्रक्शन है डैम के, जब रिवर के ऊपर जो हम डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये क्या करता है, जब फ्लड जब होता है तो फ्लड के समय क्या करता है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रिवर के ऊपर जब डैम बना देते हैं तो हम वहाँ पे वाटर को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो वाटर जो कलेक्ट हो जाता है तो ये फ्लड को हम कंट्रोल कर सकते हैं रेनिंग सीजन में, ठीक है ना। तो एक फ्लड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और हमारा इरिगेशन में भी काम होता है, ठीक है ना। ये सिंचाई के भी काम में आता है, ताकि फार्मर को क्या हो, एक फसल उत्पादन करने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे इसके ये एडवांटेज हो गए, ठीक है। हम आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने एडवांटेज पढ़ा, अब हम डिसएडवांटेज पाते हैं कि इसका डिसएडवांटेज भी क्या क्या है। डिसएडवांटेज क्या है, पहले तो हमें डैम कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो डैम के लिए क्या है, ये लार्ज एरिया चाहिए। तो लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड आर रिक्वायर्ड। हमारा बहुत बड़ा एग्रीकल्चर आपका एरिया जो जिसपे एग्रीकल्चर की जा सकती थी, खेती की जा सकती थी, उस लैंड को हमको रिक्वायर्ड करना पड़ता है। पहला एक आपका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है, आर रिक्वायर्ड सो ए वास्ट वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मींस क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना, उनको हम फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, आर गेट सबमर्ज्ड। ये क्या होता है, जब हम लार्ज एरिया का रिक्वायर्ड करते हैं, जब डैम बनाते हैं तो लार्ज एरिया में हमारा वाटर क्या होता है, आपका कलेक्ट होता है, स्टोर होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, डूब जाते हैं इन द वाटर ऑफ द रिजर्वायर फाउंड बाय द डैम। तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद जब ये सबमर्ज होते हैं तो हमारा क्या होगा, लार्ज इकोसिस्टम और डिस्ट्रॉयड। हमारा एक इकोसिस्टम जो बना, इको बैलेंस है, इन्वायरमेंटल जो इको फ्रेंडली है, इको बैलेंस है, उसको क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। क्योंकि उसमें जब हमारा प्लांट्स और एनिमल जब सबमर्ज हो जाते हैं तो वहाँ पे हमारा इको बैलेंस खराब होता है, क्योंकि वहाँ पे जो बस्तियां हैं, घर हैं लोगों के, वहाँ पे क्या होगा, दूर जाना पड़ता है। ये तो ये सिस्टम है। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जब हम डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं ऑन द रिवर, जब रिवर पे हम डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ फिश डिक्रीजेज रैपिडली। तो वहाँ पे क्या होगा, जो मछलियाँ होती हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जैसे फिश है, जनरली फिश है, तो उसका क्या होता है, उसका जो प्रोडक्शन होता है डिक्रीज होता होगा। किस लिए डिक्रीज होता है, क्योंकि ड्यू टू डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स। वहाँ पे क्या होता है कि उनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। क्योंकि जब हम डैम बना लेते हैं तो जब फ्लड आता है तो फ्लड को क्या, रिवर्स के वाटर को क्या करते हैं, हम रोकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होता है सफिशिएंट मात्रा में डाउन स्ट्रीम में नहीं जा पाता। तो वहाँ पे जो मछलियाँ होती है सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि उनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता। और सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स के अभाव में क्या होता है कि उनका जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है रैपिडली। द वेजिटेशन व्हिच द सबमर्ज अंडर द वाटर is decomposed by anaerobic bacteria to produce methane gas। अब हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, जो फ्लोरा एंड फौना है, वो जब हम डैम बनाते हैं, जब वाटर वहाँ पे स्टोर होता है तो उसके अंदर क्या होता है, एनाएरोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। जब ये डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगा, मीथेन गैस फार्म होगी। जनरली नेचुरल गैस फार्म होती है, उसमें क्या होता है, मीथेन गैस का परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो मीथेन गैस जो फार्म होती है, ये क्या होती है, ये ग्रीन हाउस को इफेक्ट करता है, जिससे हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंटल में इफेक्ट होता है। ये हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो दीज आर ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेज ऑफ जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आते हैं विंड एनर्जी पे। विंड क्या है, हमारा विंड क्या है, द मूविंग एयर is called wind. The moving air is called wind. The wind possesses kinetic energy. The moving air is called wind. The wind possesses kinetic energy. अब हमारा यहाँ पे विंड जनरेटर, यहाँ पे क्या है, ये आपका विंड टर्बाइन है, ये आपका विंड मिल, इसको बोलते हैं विंड मिल। जो इसमें फैन लगे हैं ना, ये हमारा विंड मिल है। जब हवा चलती है तो क्या करता है, ये हमारा जो इसके फैन है, जो पंखे हैं, क्या होता है, ये रोटेट करता है। तो जब हम विंड मिल को अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं तो इसको विंड मिल को हम विंड टर्बाइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड आपको पहले बता दें, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पर।
विंड में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। इसी काइनेटिक एनर्जी को हम यूज करते हैं, ठीक है ना, इसके लिए विंड पावर जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहां पे क्या होगा, द ट्रेडिशनल यूज ऑफ wind energy by using on the base of improvement technology to generate electricity through power wind generator। हम क्या करते हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल यूज है, जो हमारा विंड एनर्जी, उसका हम ट्रेडिशनल यूज करके क्या करते हैं, एक बेस टेक्नोलॉजी के साथ हम उस पर एक बेस टेक्नोलॉजी यूज करके क्या करते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। उस थ्रू किसको, हम पावर विंड जनरेटर को, ये विंड जनरेटर होता है, ठीक है ना। तो एक विंड जनरेटर के थ्रू, तो विंड जनरेटर का मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बना रखा है। यहाँ पे क्या है हमारा, ये विंड मिल है। विंड मिल क्या है, द विंड मिल is used to produce electricity is called wind turbine। जब हम विंड मिल को हम अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अगर यूज करते हैं तो इसी को हम विंड टरबाइन के भी नाम से जानते हैं। तो विंड मिल या विंड टरबाइन सेम वर्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा विंड मिल है, ठीक है ना, इसका जो कंप्लीट सेटअप है, कंप्लीट सेटअप में क्या आएगा, हमारा विंड टरबाइन प्लस अल्टरनेटर, जो अल्टरनेटर और जनरेटर, ये अल्टरनेटर और विंड टरबाइन और इसके साथ सॉफ्ट जो है, ये सारा एक कंप्लीट जो कंस्ट्रक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर विंड जनरेटर या विंड जनरेटर है। तो हमारा एक कंप्लीट सेटअप हमारा विंड जनरेटर अब क्या करता है, जब हमारा यहाँ पे मूविंग एयर होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। अभी हम इसका इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो हमारा विंड जनरेटर क्या है, द विंड आर मूविंग एयर, ठीक है ना, चाहे विंड हो या मूविंग एयर इज यूज टू रोटेट विंड टरबाइन टू प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो विंड जनरेटर इज ए डिवाइस इन विच, यहां पर लिख सकते हैं, विंड जनरेटर इज ए डिवाइस इन विच, यहां से फिर आपका ये है, द विंड आर मूविंग एयर इज यूज टू रोटेट विंड टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, आपका ये आपका विंड जनरेटर है। तो विंड जनरेटर एक डिवाइस है, ठीक है ना, जिसमें हम मूविंग एयर या विंड का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने बताया था इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, जब यहाँ पे मूविंग एयर जब इसके फैन से जब टकराती है तो क्या करता है, ये रोटेट करता है। जब ये रोटेट करता है तो क्या होता है, इसके साथ जो सॉफ्ट लगा है, सॉफ्ट भी रोटेट करता है और इसी सॉफ्ट के साथ ये अल्टरनेटर भी अटैच है। जब अल्टरनेटर अटैच है तो क्या करता है, जब अल्टरनेटर में जब ये रोटेट करेगा कंडक्टर या मूविंग कॉइल जो भी कह लीजिए, तो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो अल्टरनेटर या जनरेटर से क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे क्या, ये विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो हमारा ये क्या है, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है और ये अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, बिकॉज इट इज द रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये समाप्त होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम इसके एडवांटेज पे आते हैं।
आते हैं एडवांटेज ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी। जब विंड एनर्जी का यूज करते हैं तो उसमें एडवांटेज क्या क्या है। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग ऑफ विंड क्या है, द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग ऑफ विंड डज नॉट कॉज any pollution, does not cause any pollution in environment। या लिख सकते हैं does not cause any environmental pollution। एक ही वर्ड लिख लीजिए, environmental pollution। यहां पे जो हम इलेक्ट्रिसिटी विंड का यूज करके जो प्रोड्यूस करते हैं, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग ऑफ विंड डज नॉट कॉज एनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कोई भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता। ठीक है। सेकेंड क्या है, इट इज ए रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सो इट विल never get exhausted। चूंकि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये समाप्त होने वाला नहीं है। जब तक सोलर एनर्जी है, हमारा विंड एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, सोलर एनर्जी के थ्रू होती है। चूंकि सोलर एनर्जी आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, इसलिए हमारा विंड एनर्जी भी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। सो ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा। थर्ड क्या है, it is available in free of cost। इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। तो ये आपके एडवांटेज हो गए। ठीक है ना, इसमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है ना, ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है और इसमें कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं है। ठीक है। अब इसमें आते हैं लिमिटेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशन ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी आर एज फॉलोज। यहाँ पे जो लिमिटेशन है मैंने यहाँ पे नीचे पहले से राइट कर रखा। तो यहाँ पे लिमिटेशन क्या है विंड एनर्जी की, क्योंकि जो हमारी विंड की स्पीड है, ठीक है ना, एवरीवेयर कांस्टेंट नहीं है, हर जगह है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि विंड जहाँ पे फ्लो होती है कांस्टेंट स्पीड से, स्ट्रांग विंड होती है, वहीं पे हम विंड एनर्जी में हम विंड टर्बाइन यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिटेशंस क्या क्या है, यानी वो कौन कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से हम विंड एनर्जी का यूज हर जगह नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने लिमिटेशंस पहले से राइट कर रखा है। अब एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। विंड एनर्जी फॉर्म्स, जो हमारे विंड एनर्जी के जो फॉर्म्स हैं, कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड एनीवेयर, यानी जो हमारे विंड एनर्जी के फॉर्म है हम उसको किसी भी कहीं भी एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। जहां पे सुटेबल प्लेस होता है, जहां पे लगता है कि वहां पे विंड की हमारी स्पीड काफी स्ट्रांग है और स्टीडी स्पीड है, ठीक है ना, वहीं पे हम आपका विंड जनरेटर का पावर प्लांट एस्टैब्लिश करेंगे। तो जो विंड एनर्जी फार्म है हम प्रत्येक जगह पे एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। द विंड रिक्वायर्ड, ठीक है ना, द विंड एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, द विंड रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी शुड बी स्ट्रांग एंड स्टीडी। ठीक है ना, जो विंड की स्पीड है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए और स्टीडी होना चाहिए। मतलब उसकी जो स्पीड है अबाउट कितना होना चाहिए, मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर। अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिनिमम है, उसका डिजायर्ड लेवल है, तब हमारा जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये यूजफुल है। द विंड एनर्जी फार्म्स रिक्वायर्ड ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड। हमको विंड एनर्जी अगर फार्म करना है, उसका फार्म बनाना है विंड एनर्जी के लिए, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा लैंड की रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि द विंड एनर्जी फार्म्स रिक्वायर ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड की जरूरत होगी। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विंड एनर्जी, जो विंड एनर्जी फार्म को एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए जो हमारा खर्च है क्या हो, एक्सपेंसिव है। ठीक है ना, वो काफी एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसके लिए हमें लार्ज एरिया के साथ साथ उसका जो कंस्ट्रक्शन है, जिसको एस्टैब्लिशमेंट करने में जो खर्च आते हैं हमारे, क्या है इसका मतलब, वो मोर एक्सपेंसिव है, इज वेरी एक्सपेंसिव है। तो ये हमारे ड्रॉबैक्स हैं, ये हमारे लिमिटेशंस हैं।
जो कि हमें विंड एनर्जी से जो हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके क्या क्या लिमिटेशंस है। दीज आर 4 लिमिटेशंस जो इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको राइट कर रखा है, इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है।